हेलो युवा साथी, फिर से आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो को देखते हुए बच्चों का कमेंट आया, सर वीडियो और चाहिए, मैक्सिमम वीडियो बनाइए ताकि सर हमारा लेटर बीसीसी लेटर एंट्री में हमारा मैक्सिमम स्कोर हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अगला फिर से वीडियो को बनाया। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे। ठीक है, तो इसी फोर्थ सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फोर्थ सिस्टम में हम लोग शुरू कर रहे हैं मोमेंट एंड कपल। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है और बीटेक का सबसे कोर है। बीटेक में डिप्लोमा तो निकल जाता है, बीटेक में जब आप लोग जाइएगा ये सब बात समझ में नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। तो उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर करके आप वहाँ बीटेक में डिग्री लें और वहाँ कंपटीशन अपना डिप्लोमा लेवल पर कंपटीशन को भी आप देखते रहें ताकि बीटेक का डिग्री हाथ में लेते ही आपका कम से कम जिस सिनेरियो से कोरोना महामारी में कंडीशन चल रही है उस सिनेरियो को देखते हुए बीटेक का डिग्री हाथ में लेते आपको कम से कम डिप्लोमा पर जॉब तो हाथ में सिक्योर जरूर करें ताकि आप लोग उस कंडीशन में रह के या तो आप वहीं पे अपने लाइफ को सिक्योर करें और या तो वहाँ से फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी मोमेंट। तो आज का क्लास बहुत शानदार है जैसा कि हम बताए भी। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं दो टॉपिक। एक बोर्ड तो बहुत छोटा था, खैर बहुत बड़ा भी है, लेकिन सबको ये लगा देते तो आप लोग दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले सर के थ्रू हम लोग को बात आया, सर ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा कर्सिव में लिखिए ताकि बच्चों को दिखाई ना दे। तो मैंने सबसे पहले मोमेंट को ख़त्म करने की कोशिश किया। इस पूरा बोर्ड में आप देखिएगा कि पूरा मोमेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन बनाएंगे बस, सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इतना कम टाइम है, 2 घंटा 15 मिनट में आपको पूरा ख़त्म करना है 3 टॉपिक को। इसलिए हम अभी मोमेंट को बताएंगे, इसके बाद कपल बताएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक जैसा होगा डिसीजन आगे किया जाएगा। तो आइए देखिए, अब शुरू करते हैं मोमेंट। मोमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स वेक्टर का आना नेसेसरी है। फोर्स वेक्टर का होना समझना बहुत ही नेसेसरी है। यदि फोर्स वेक्टर आप समझ लेते हैं तो मोमेंट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कहता है फोर्स वेक्टर, ए फोर्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट fx, fy, fz along x, y, z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो f इज इक्वल टू दिस fx i समथिंग समझ रहे हैं। ठीक है, यानी इस फोर्स को x, y और z डायरेक्शन में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे कि आपको रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स बताए थे उसी का मैंने यहाँ पे यूज कर रहा है। तो कहाँ पर कैसे क्या यूज हो जाएगा डिपेंड करता है सिचुएशन। तो ये आपका समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए ये मैंने रेक्टेंगुलर बनाया जैसा कि रेक्टेंगुलर बोला गया था। तो ये रेक्टेंगुलर को जो ऑब्वियस से बात है ये क्यूबॉइड शेप हो जाता है 3D में जब हम देखते हैं। तो आपका OG आपका हो गया, OG आपका हो गया, देख रहे हैं OG, OA, OB आपका ये हो गया। तो आप इसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर F इक्वल टू समथिंग, जैसा कि हम लोग सिंपल को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी तरह हम करना है। तो इसका एक चीज़ आप देखिएगा, जब आप मैथमेटिक्स में सॉलिड ज्योमेट्री जब पढ़िएगा, आप लोग का सिलेबस में भी है, सॉलिड ज्योमेट्री में भी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है। तो वहाँ पर हम मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, फोर्स वेक्टर में ही एक बात आ गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम विषयांतर नहीं होंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है,
डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कॉस अल्फा यदि मान लिया जाए एक्स डायरेक्शन के फोर्स वेक्टर को यदि ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो इसके वैल्यू को एल से निगेट करते हैं। उसके बाद इसके यानी एफ एक्स का कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गया, उसके ओवरऑल मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इसको एल से निगेट करते हैं। उसी तरह वाई को जब वाई में जब डिवाइड करते हैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड से तो एम से निगेट करते हैं, और जब जेड में करते हैं तो एन से करते हैं। तो इसके बाद इस सब का स्क्वायर यदि कर देते हैं तो सबका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसी का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपको फोर्स वेक्टर समझ में, इतना समझाने के बाद फोर्स वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर आगे जाके मोमेंट और कपल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब हम आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, बात ध्यान दीजिए, अबाउट ए पॉइंट। उसी तरह आगे एक बात है, फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस और लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइन, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या अंतर, थोड़ा अंतर है, उस अंतर को, डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कपल समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, कहता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स वेक्टर एफ अबाउट पॉइंट ओ इज ए पॉइंट वेक्टर एम, इज ए मोमेंट वेक्टर एम। तो मोमेंट आपका क्या हो गया? फोर्स। आपका मोमेंट क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन फोर्स एफ, यहाँ फोर्स एफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप ये आपका इसको डायग्राम के थ्रू यदि आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो एफ जेड कोई प्लेन है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, इसमें ये ओरिजिन ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू आती कैसे है, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर के फॉर्म में हम समझ सकते हैं। ये आपका एफ है और ये आर कोई वेक्टर है, तो दोनों का जब मोमेंट जब हम निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर इन ओ इंटू फोर्स वेक्टर एफ, इसको जब इसका जब मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब आर इंटू साइन बीटा का जब वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये यही डी हो जाता है, यही डी हो जाता है। यही डी सिंपली रूप से हम लोग एफ इंटू डी कर देते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल। ये ऑब्जेक्टिव में सिंपल, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जब कंसेप्ट जानिएगा ये वेक्टर के फॉर्म से आता है ये चीज़, या इससे ये नहीं आता है, इससे ये आता है, ध्यान रखिए। यहीं पर आदमी का कन्फ्यूजन होता है और ये कन्फ्यूजन बहुत दिन तक रहता है जब तक कि समझ में कोई अच्छा किताब, स्टैंडर्ड बुक ना पढ़े। तो इस तरह आपका हो गया मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। अब आते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस और लाइन। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स ए कंपोनेंट समथिंग एफ एन इंटू डी, एफ एन आपका ये हो गया। ये देखिए ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है। अब यदि मान लिया इसको हम ब्रेक करें अल्फा में, ये आपका बस कंपोनेंट रिजोल्यूशन और जो फोर्स जो बताए थे आपको, कोई फोर्स यदि मान इस टाइप से है, यदि मान लिया हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करें, वर्टिकल में ब्रेक करें, ये तुम्हारा अल्फा है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ कॉस अल्फा एफ साइन अल्फा। इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर किया गया है। तो एफ तो इसको यदि हम निकालें, ये एफ कॉस अल्फा को हम एफ एन से रिप्रेजेंट किए हैं और एफ साइन अल्फा को हम एफ पी से इंडिकेट किए हैं। यहाँ आप जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ किया गया है। यहाँ हमको एफ एन का जरूरत था, क्योंकि एफ एन का एक्सिस, ये लाइन ऑफ एक्शन को जो हम पीछे की बढ़ाते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। ये आपका लाइन से मतलब है, वहाँ पॉइंट करते थे, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ लाइन है, एक्सिस है, तो यहाँ इसलिए बोला गया है एक्सिस और लाइन।
तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एफ एस कॉस, ये कॉस अल्फा इंटू डी का ही नाम है। देखिए यहाँ कहीं कुछ लिखा होगा, अल्फा इज एंगल ऑफ ए फोर्स एट विथ लाइन ए बी। ये आपका लाइन ए बी हो गया। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये ए और बी है, ये ए डैश, ए और ए डैश है, कन्फ्यूज मत कर जाइएगा। वेयर डी इज इक्वल टू ए और ए डैश परपेंडिकुलर ऑन एक्स, एक्स फ्रॉम द एक्सिस है फ्रॉम द लाइन ए बी, फ्रॉम द लाइन ए बी। ये लाइन आपका ए बी हो गया, ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक लाइन ए बी हो गया, ये लाइन आपका ए बी है, इसको मान लिया ऐसा आप, ये लाइन आपका ए बी हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। इस लाइन से ये फोर्स आपको पीछे की ओर बढ़ाए, यहाँ आया, इसको बढ़ाए तो ये हो गया। ये आपका वेक्टर के फॉर्म से आप जब समझिएगा तब जाके उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म को यूज कर पाएगा एग्जाम में। एग्जाम में इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यदि मान लिया जाए ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए, यदि आर का पोजीशन वेक्टर दे दिया हो, एफ का पोजीशन वेक्टर दे दिया हो, तो मोमेंट यदि निकालना हो ऑब्जेक्टिव में, तो इसको डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालिए, आपका सॉल्व कर लीजिए। और हमको आशा करते हैं कि डिप्लोमा में 3 साल में कम से कम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो आता ही होगा। इसको सॉल्व नहीं किए यहाँ, यदि क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे आप लोग बहुत समझदार आदमी हैं, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आएगा। वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड में बदलने के लिए रूट अंडर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसा कि यहाँ बताए थे। देखिए, इसीलिए इसको बताया, इसी दिन के लिए। आपको लग रहा होगा ये सर क्यों बता दिए, बस समझने के लिए, बहुत समझ में आता ही नहीं आदमी को, ठीक है। तो अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब इसी बीच में आप लोग एक लाइमिस थ्योरम बताए थे फर्स्ट बार में। उस लाइमिस थ्योरम आपका क्या था, कंकरेंट फोर्स डिपेंड था। यहाँ भी आपका एक वो आपको फोर्स वो इक्विलिब्रियम पर डिपेंड था। यहाँ का वेरिगन थ्योरम आपका, ये आपका मोमेंट से रिलेटेड। यदि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि मोमेंट से रिलेटेड कौन सा है, लाइमिज, वेरिगन, बोथ नन ऑफ दी। तो मोमेंट आपका वेरिगन से रिलेटेड है, वेरिगन थ्योरम से रिलेटेड है, और फोर्स आपका लाइमिस थ्योरम से रिलेटेड है। इसलिए कन्फ्यूजन हो के भी कन्फ्यूज मत कर जाइएगा, नहीं तो 4 नंबर आप गंवा दीजिएगा। शायद निगेटिव भी है सर, निगेटिव होगा तो 1 नंबर और चला जाएगा, 5 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए ध्यान से रखिएगा, वेरिगन थ्योरम आपका मोमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो कहता है ए सिस्टम ऑफ फोर्स एंड कंकरेंट, है ना, कंकरेंट का मीनिंग आपको बताए थे। कोप्लेनर मतलब एक पॉइंट, कोलिनियर मतलब एक लाइन, कोलिनियर एक लाइन में, और कंकरेंट एक पॉइंट में, तो वही कंकरेंट का बात आ गया। उसमें भी लाइमिस थ्योरम में भी कंकरेंट था। इसलिए देखिए कहाँ से कैसे रिलेट हो जा रहा है, यही चीज़ है पढ़ाई का मीनिंग ऐसा ही है। जब रिलेट नहीं कीजिएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगी आपकी समस्याएं, ठीक है। तो देखिए आगे, मोमेंट ऑफ एन फोर्सेस अबाउट द ओरिजिन ओ से यदि हम ऐसा करते हैं तो बस ऐसा, ये आर पोजीशन वेक्टर सबके लिए तो कॉमन ही है, तो इसको कीजिएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। आर रिजल्टेंट का वैल्यू ये होता है, देख लीजिए, आर रिजल्टेंट ये हो गया, यानी आर रिजल्टेंट इंटू ये कीजिए या सबको ब्रेक करके ये कीजिए, तो सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है। यही वेरिगन थ्योरम कहता है। कन्फ्यूज मत कर जाइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। या तो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तब जाके पोजीशन वेक्टर से क्रॉस कर जाए। ये क्रॉस है, डॉट मत समझिएगा, ये आपका ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ये डॉट प्रोडक्ट मत समझ लीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, यानी पूरा रिजल्टेंट निकाल लीजिए, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा, और इंडिविजुअल करने के बाद जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यही कहता है वेरिगन थ्योरम। देखिए जैसा लास्ट में लिखे हैं, द सम ऑफ द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्स इज इक्वल टू सम एज द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेम पॉइंट। ये प्रॉब्लम समझ में आई यहाँ तक?
यहाँ तक यदि समझ में आ गई तो आज का क्लास में ये आपका मोमेंट खत्म हो गया। अब जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट में आपको इसे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह मोमेंट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोमेंट के अंदर यदि ढूंढना चाहते हैं, अंदर डीप में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा यदि करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और इरिटेशन से बचने के लिए, आप लोग को इंटरेस्ट जगाने के लिए वीडियो को छोटा में डाल के बहुत मैक्सिमम कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट ऐसे कीजिए कि लगे कि हाँ कमेंट लाइक है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रही, दिखाई नहीं देती है, आप इस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने कॉमन कर दिया तो अच्छा किया कि हम इसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके हम इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर मोमेंट टॉपिक। थैंक यू।